हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फोकस ईयर क्लासेस। तो साथियों, आज हम देखने वाले हैं बीएड सेकंड सेमेस्टर के जो कि एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी मध्य प्रदेश में। उन्हीं सभी एग्ज़ाम्स की हम तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं। और जैसा कि 25 जुलाई को जो एग्ज़ाम होने वाला है विज्ञान शिक्षण का, यानी कि फिजिकल साइंस का, तो उससे संबंधित आज हम क्वेश्चंस देखेंगे। और ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो परीक्षा में आपके बिल्कुल आएंगे ही आएंगे पेपर में, ठीक है ना। मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इन्हीं जैसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में मिलेंगे आपको। करना कैसे, लिखना कैसे, ये भी मैं आपको बताऊंगा और हम अच्छे से इन क्वेश्चंस को समझने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चंस आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन में आपके सामने लिखा हुआ है कि भाई विज्ञान से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। विज्ञान से आप क्या समझते हैं और इसके साथ ही विज्ञान के स्वरूप या प्रकृति की व्याख्या कीजिए। साथ में लिखा है विज्ञान के अर्थ एवं प्रकृति का वर्णन कीजिए और विज्ञान को परिभाषित कीजिए व विज्ञान की प्रकृति की विवेचना कीजिए। तो देखिए, ये जो प्रश्न यहाँ पे दिए तीन अथवा में, इनमें से कोई से भी तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहला काम जब आप इसको लिखेंगे तो पहला आप विज्ञान से आप क्या समझते हैं, मतलब इससे संबंधित कुछ परिभाषा या डेफिनेशन आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे आप पहले विज्ञान से क्या समझते हो उसके बारे में आप पहले बताइए थोड़ा बहुत, ठीक है। जैसे हम देखिए इसके अनुसार अगर पढ़ें तो लिखा है कि भाई विज्ञान वर्तमान यानी वर्तमान युग में विज्ञान का युग है तथा दिन प्रतिदिन विज्ञान का महत्व बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है ना। मतलब डेली डेली यूजेस आप देख रहे हैं, विज्ञान ही विज्ञान आपको चारों तरफ दिखाई देगा, ठीक। विज्ञान शिक्षण के लिए विज्ञान का अर्थ तथा प्रकृति को जानना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। भाई आजकल का टाइम जो है विज्ञान का है, केवल साइंस ही साइंस आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि विज्ञान का जो हमने चमत्कार जो हम पढ़ते थे 10th और 11th क्लास में, उन क्वेश्चन जो मतलब पूरा निबंध जो था वो कहीं ना कहीं इससे संबंधित है, पूरा इस क्वेश्चन से संबंधित, ठीक है ना। तो आप उसके एक दो प्रस्तावना जो हम लिखते थे वो तो आप इसमें लिखा मतलब लिख कर दिखा सकते हैं। सबसे पहला काम तो ये है कि आप लिखकर प्रस्तावना दिखाइए। इसके बाद अब जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है विज्ञान से अभिप्राय, तो हम विज्ञान से अभिप्राय जानें। तो विज्ञान शब्द अंग्रेजी के साइंस शब्द का हिंदी अनुवाद है। साइंस शब्द जो है लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द और लैटिन भाषा की क्रिया यानी कि साइयो, ठीक है ना, साइयो लिखा है, से निर्मित हुआ है। तो देखिए, आपका काम यहाँ पे ये है कि जैसे हम लिखते हैं तो क्वेश्चन आंसर देते हुए आपको ज़्यादा ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ऐसा ही लिखना है। आप कुछ मेन मेन बातों को ध्यान रखिए। जैसे भाई अब जहाँ पे जैसे बताया है इसका अभिप्राय हम जैसे दें तो विज्ञान शब्द किससे बना है, साइंस शब्द का हिंदू अनुवाद है पहली बात तो, ठीक है। और लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। जिसका अर्थ क्या होता है भाई, जानना, यानी साइंटिया शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, जानना होता है, ठीक है ना। इस प्रकार संपूर्ण ज्ञान का समावेश इसके अंतर्गत आ जाता है, यानी जानने के अंतर्गत पूरा ज्ञान का क्या हो गया, भंडार इसके अंतर्गत आ गया है, ठीक है ना। दूसरी तरह से अगर हम तात्पर्य देखें इसका तो देखिए विशिष्ट या क्रमबद्ध ज्ञान, तो विज्ञान क्या है भाई, विज्ञान शब्द पहले तो साइंटिया शब्द से बना है, इसका अर्थ होता है जानना, मतलब इसी शब्द में सभी कुछ पूरा संपूर्ण ज्ञान इकट्ठा हो गया है, ठीक है। और अगर दूसरी तरह से हम देखें तो दूसरी तरफ अगर हम साइंटिया शब्द यानी विज्ञान को जाने तो वो होता है एक विशिष्ट ज्ञान या क्रमबद्ध ज्ञान, ठीक है। यानी एक विशिष्ट ज्ञान क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ज्ञान का अर्थ अलौकिक शक्ति से साक्षात्कार करना है। विज्ञान लौकिक पदार्थों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना है। भाई जो अपना विज्ञान है वो क्या है, लौकिक पदार्थों के संबंध में क्या जानकारी प्राप्त करना है। लौकिक का मतलब जो हमारे सामने हैं, जो हमारे सामने नहीं है, उन सभी के बारे में जानकारी इकट्ठी करना ही विज्ञान का अर्थ है, ठीक है ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विज्ञान जो है भौतिक जगत के पदार्थों का क्रमबद्ध अध्ययन ही विज्ञान है। भाई भौतिक पदार्थ जो भी हमें दिखाई दे रहा है या दिखाई नहीं दे रहा है मान के चलिए, ठीक है ना, तो उन सभी भौतिक जगत के पदार्थों का अध्ययन करना क्रमबद्ध तरीके से, वही क्या है, विज्ञान है। यानी कि एक विशिष्ट ज्ञान है, क्रमबद्ध ज्ञान है, ठीक है ना। इसका अर्थ है जानना, ठीक है। इसी जानने के शब्द में, साइंटिस्ट शब्द में सारी कुछ संपूर्ण ज्ञान समावेश हो गया है। तो ऐसी कुछ बातें आप जब ध्यान रखेंगे तो आपका उत्तर जो है आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो अभिप्राय दे दिया है, यानी कि विज्ञान से आप क्या समझते हैं। साथ में कुछ और जोड़ना चाहते हैं कि इन्होंने क्या बताया, और विज्ञान सत्य की खोज को कहते हैं। हम लोग एक पॉइंट ये मिल गया, विज्ञान क्या कहते हैं, सत्य की खोज को, मतलब विज्ञान में हम केवल सत्य तक ही पहुंचना चाहते हैं। जिस भी किसी चीज़ में हमें संदेह दिखता है या हमें डाउट रहता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, उसकी खोज पड़ताल करते हुए उस वहाँ तक लक्ष्य तक पहुँचना चाहते हैं, सत्य तक पहुँचना चाहते हैं। भाई सत्य तक क्या है, सत्य वह है जो ज्ञानेंद्रियों से जाना जा सके। भाई सत्य क्या है, जो ज्ञानेंद्रिय से जान सके, मतलब हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं इनसे हम जो सत्य जान सकते हैं वही अपना क्या है, सत्य है। प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया जा सके वही सत्य है। विज्ञान शब्द का जन्म लैटिन भाषा के साइंटिया से हुआ है।
इसका अर्थ है विशेष ज्ञान या विशिष्ट ज्ञान, ये हम देख ही चुके हैं अभी। विज्ञान के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा। अब देखिए, आपने जितना भी ये पढ़ा है इसमें से आप जो कुछ भी आप समझे अभी तक और जो आपको याद रह जाए वो आप परीक्षा में लिखिए बिल्कुल, ठीक है। पहली चीज़ हो गई आपके विज्ञान से आप क्या समझते हैं। साथ ही एक दो अगर लोगों के आपको नाम याद रह जाए तो आप उनकी परिभाषा दे दीजिए। अब ज़रूरी नहीं कि बेसिक बेसिक परिभाषा दें आप, थोड़ा बहुत बना के आप जो भी बना सकते हैं, लेकिन नाम जरूर लिख के बताइए। अब जैसे आपने देखो यहाँ पे देखा वुडबर्न, तो वुडबर्न का अगर आपको नाम याद रह जाए, साइंटीन, ठीक है, आइंस्टाइन, सॉरी आइंस्टीन तो हम जानते हैं, ठीक है ना, विज्ञान में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है इनका। तो वुडबर्न हुए, इसके बाद आपका आइंस्टीन हुए, हक्सले। तो इन चार तीन नामों के आप अगर ध्यान रखें तो इनसे संबंधित कुछ डेफिनेशन आप एक आध बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, परीक्षा में जो कॉपी चेक होती हैं वो बिल्कुल ऐसी नहीं होती कि बिल्कुल आपकी एक एक चीज़ की जांच हो। बस आप थोड़ा अच्छे से लिखिए आइए, क्रम से राइटिंग थोड़ा ठीक हो, ठीक है। हेडिंग आप सही डालिए, ठीक। जैसे पहले परिभाषा के रूप में ये सब दिखाइए, इसके बाद एक आध परिभाषा किसी जाने हुए व्यक्ति की लिखिए। जैसे भाई आइंस्टाइन की परिभाषा पढ़ते हैं, तो हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नताओं को तर्कपूर्ण एक रूप प्रणाली बनाने के प्रयत्न को विज्ञान कहा जा सकता है। मतलब हमारी जो ज्ञान की जो अनुभूतियाँ हैं, ठीक है, ज्ञान की अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नताओं को, यानी हमारे अंदर जो ज्ञान है, जो भी हमने अनुभूति की है, यानी जो भी हमने समझा है अभी तक, उनकी जो है अंदर जो व्यवस्था है वो कैसी तरह विभिन्नताएं हैं बहुत सारी, उसमें अस्त व्यस्त है सब कुछ। तो उसको तर्कपूर्ण एक रूप प्रणाली बनाने के प्रयत्न को ही विज्ञान कहते हैं। यानी उसको हम एक तर्कपूर्ण करके एक प्रणाली बनाते हैं उसकी, जो भी आपके अंदर जो भी आपने अनुभूति की है, जो भी आपने समझा है अभी तक, उन सभी अस्त व्यस्त विभिन्नताओं को हम क्या करते हैं, एक तर्कपूर्ण एक सही रूप देते हैं, यानी एक सही रूप में व्यवस्थित कर देते हैं। तो उसी प्रयास को करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। आइंस्टीन की परिभाषा है। इसका हक्सले की अगर हम देखें तो ये हक्सले कहते हैं, मैं तर्क तथा प्रमाणों पर आधारित ज्ञान को विज्ञान मानता हूँ। यानी हक्सले जो हैं ये क्या कहते हैं, तर्क को और प्रमाणों पर आधारित ज्ञान। यानी आपने अगर तर्क लगाया है बहुत ज़्यादा, ठीक है, उसके बारे में सोचा है किसी काम के बारे में, या उसके प्रमाण आपको अगर मिल जाते हैं, यानी आप किसी को प्रमाण दे सकते हैं, किसी आप किसी प्रकार की खोज करिए उसका प्रमाण आप दे सकते हैं, तो उस पर आधारित जो ज्ञान होगा उसी को विज्ञान मानेंगे। ऐसा कौन कहते हैं, हक्सले कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह से ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसमें ये बात आप समझ गए परिभाषा कैसे देनी है, ठीक है ना। तो इतना आप ध्यान रखिए कि आपको परिभाषा थोड़ा बहुत पहले दिखाना है, और एक दो लोगों की परिभाषा नाम से अगर लिख सकते हैं तो वो आप लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा, अपना आंसर जो है आसानी से बन जाएगा, ठीक। अब चलिए देखिए इसके बाद बात करेंगे हम थोड़ा आगे। तो भाई थोड़ा आगे अगर हम जाते हैं तो उसमें आपको क्या दिखाई देगा, चलिए देखते हैं। देखिए अब हम यहाँ पे अगर देखें तो कार्ल पियर्सन के बारे में देखते हैं। तो कि कार्ल पियर्सन जो हैं, इन्होंने विज्ञान में निम्नलिखित बातों का समावेश किया। जैसे सबसे पहली घटना को अनुभव करना, यानी ये कहते हैं कोई भी घटना हो तो उसको आप अनुभव करिए पहले। इसके बाद घटना का स्पष्टीकरण करिए, जो भी आपने घटना अनुभव की उसका स्पष्टीकरण दीजिए पहले, ठीक है। इसके बाद घटना से संबंधित तथ्यों का विश्लेषण तथा उपकल्पना बनाना, यानी कि भई आपने जो भी स्पष्टीकरण दिया है उस घटना से संबंधित तथ्य का विश्लेषण करिए, ठीक है, और उसकी कुछ कल्पनाएँ बनाइए, ठीक है ना। मतलब जैसे आपने कोई घटना देखी, उसका अनुभव किया घटना का, इसके बाद उसको बताया किसी को, आपने उसको स्पष्ट करके दिखाया। फिर उन्हीं सभी स्पष्ट की गई घटनाओं से संबंधित तथ्यों का विश्लेषण करिए, यानी उनको खोज पड़ताल करिए और तथ्यों के बारे में, और एक छोटी सी कल्पना उसके बारे में बना के तैयार कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से कुछ शब्द आप याद रखिए जो आपको उत्तर लिखने में सहायता करेंगे। इसके बाद उपकल्पना के परीक्षण के लिए प्रयोग करना एवं आंकड़ों का संग्रह करना। फिर आप परीक्षण करके उनका आंकड़ों का संग्रह करेंगे। निरीक्षण तथा यथार्थ सत्यों का चित्रण, कार्य कारण संबंध स्थापित करना, सार्वभौमिक एवं प्रामाणिक निष्कर्ष निकालना और भविष्यवाणी करना। देखिए ये हमने केवल पढ़ा है, बाकी आपको लिखने का इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं कि आप इसको लिखें, क्योंकि आपने जो अभी तक पिछला पेज पढ़ा है उसमें आप बहुत सारी चीज़ समझ चुके हैं, ठीक है ना। उन्हीं से संबंधित जब आप लिखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए विज्ञान का स्वरूप एवं प्रकृति, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो विज्ञान का स्वरूप कैसा है और उसकी प्रकृति कैसी है, तो इसके बारे में थोड़ा आपको दिखाना पड़ेगा। तो जैसे देखिए विज्ञान संचित ज्ञान और ज्ञान के संचय की विधि और भविष्य के लिए पथ प्रशस्त करता हुआ नवीन ज्ञान की ओर अग्रसर होता रहता है। विज्ञान संबंधी एक रिपोर्ट के अनुसार विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है और ज्ञान को प्राप्त करने एवं उसे सुधारने की एक प्रक्रिया है। तो विज्ञान क्या है,
तो अगर हम देखें तो भाई विज्ञान क्या है, ज्ञान की एक शाखा भी है और ज्ञान को प्राप्त करने एवं उसे सुधारने की भी प्रक्रिया। भाई आप विज्ञान जो है इसका स्वरूप कैसा है, एक तो ये तर्कपूर्ण होता है पूरा, ठीक है, प्रयोग पर आधारित होता है, इसकी प्रकृति में आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। साथ ही आप कह सकते हैं विज्ञान ज्ञान की एक शाखा है और उसी ज्ञान को प्राप्त करने की भी विधि है और उसे सुधारने की भी प्रक्रिया है। तो ऐसी कुछ बातें आपको ध्यान रह जाएंगी, ठीक है। अब विज्ञान के अर्थ के आधार पर विज्ञान की प्रकृति संबंधित दो पक्ष और देखिए। तो देखिए विज्ञान की प्रकृति संबंधित दो पक्ष होते हैं, जैसे कि स्थिर पक्ष और गतिशील पक्ष। अब देखिए अब जब प्रकृति या स्वरूप लिखें तो आप थोड़ा बहुत ध्यान रखिए कि भाई अब मैं इसके पक्षों के बारे में स्थिर पक्ष और गतिशील पक्ष लिख सकते हैं। अब स्थिर पक्ष कैसा होता है, स्थिर पक्ष के अंतर्गत विज्ञान एक विशेष तरह का संकुचित ज्ञान है। भाई स्थिर मतलब होता है रुका हुआ, रुका हुआ मतलब आप मान लीजिए जो चीज़ रुकी है तो वो छोटी रह जाएगी, ऐसा मान लीजिए संकुचित रह जाएगा उसका आकार। तो स्थिर पक्ष में ये विशेष ज्ञान जो होता है ना, विशेष तरह का जो संकलित ज्ञान है वो कैसा होता है, संकुचित होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए जिसे उत्पादन के रूप में समझा जा सकता है। तो भाई स्थिर पक्ष के अंतर्गत विज्ञान एक विशेष तरह का संकलित ज्ञान है, ठीक, कैसा ज्ञान है, संकलित। तो भाई एक छोटा सा संकलित ज्ञान है विशेष तरह का, जिसे उत्पादन के रूप में समझा जा सकता है, यानी कि एक छोटा सा उत्पादन करना ही क्या है, एक तरह से स्थिर पक्ष है इसका। इस पक्ष में कुछ सुनिश्चित तथ्य, नियम, सिद्धांत, मान्यताएं तथा विचारधाराएं शामिल हैं। यानी कि स्थिर पक्ष में सुनिश्चित तथ्य तो होते हैं कुछ जो निश्चित किए गए हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ मान्यताएं होती हैं। तो इस तरह के जो पक्ष होते हैं वो सब अपने स्थिर पक्ष के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। इसके बाद गतिशील पक्ष की अगर हम बात करें तो गतिशील पक्ष विज्ञान की प्रायोगिक प्रक्रिया संबंधित हैं। देखिए भाई गतिशील पक्ष यानी कि जो चलता रहता है, मतलब हम कुछ ना कुछ लगे हुए हैं, प्रयोग कर रहे हैं, चीज़ों को बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ठीक है, खोज कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, एक तरह से प्रायोगिक प्रक्रिया है, संबंधित है। ध्यान रखिए स्थिर पक्ष जो होता है वो एक तरह का संकलित ज्ञान है, एक तरह का विशेष ज्ञान, जो कि एक उत्पादन होता है, एक तरह के एक बार बना दिया तो बन गया, ठीक है। भाई गतिशील पक्ष में क्या होता है, प्रयोग पर आधारित होता है, यानी प्रयोग करते रहते हैं, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्रियाशीलता को महत्व दिया जाता है, यानी कि क्रियाशीलता प्रदान की जाती है, क्रियाशील रहते हैं गतिशील पक्ष में, ठीक। ये काफ़ी रहेगा, स्थिर पक्ष और गतिशील पक्ष हो गए। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा बहुत और अगर आगे पढ़ना चाहें तो ये पढ़ सकते हैं आप। विज्ञान की प्रकृति के पहले पक्ष में ज्ञान का उत्पादन है, तो दूसरे पक्ष में शोध प्रक्रिया के माध्यम से संबंधित ज्ञान को बताया गया है, ठीक है। दूसरे पक्ष में क्या है भाई, दूसरे पक्ष में आपको जो है क्या बताया, दूसरे पक्ष में शोध प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञान का लगातार संशोधन है। पहले पक्ष में केवल रुके हुए ज्ञान या उत्पादन संबंधित, दूसरे पक्ष में एक तरह से क्रियाशीलता के आधार पर ज्ञान का संशोधन किया गया है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद वस्तुतः विज्ञान की समग्र प्रकृति में दोनों ही पक्षों को सम्मिलित किया गया है। विज्ञान संचित ज्ञान व ज्ञान के संचय की विधि तथा भविष्य के लिए खोज का मार्ग प्रशस्त करता है। देखिए भाई विज्ञान जो एक तो ज्ञान है, ज्ञान के संचय की विधि भी है, यानी ज्ञान को कैसे इकट्ठा करना है उसकी विधि भी है, साथ में जो ज्ञान हमने ले रखा है उसमें सुधार करने की विधि भी है, ठीक है। और खोज करने के लिए भी मार्ग बनाता है। विज्ञान क्या करता है, खोज करने के लिए भी एक मार्ग तैयार करता है, यानी कुछ आप नवीन ज्ञान की ओर अग्रसर हों जिससे, ठीक है, कोई नवीन ज्ञान आप प्राप्त करना चाहें तो वो भी आपके लिए रास्ता देगा। विज्ञान से तात्पर्य क्रमबद्ध ज्ञान है, यानी आप क्रम से जो भी ज्ञान कर रहे हैं प्राप्त वो सब क्रमबद्ध है और ये विज्ञान है। संग्रह से लगाया जाता है, परंतु ये धारणा उचित नहीं कि जिसका तात्पर्य है कि वैज्ञानिक ज्ञान निरंतर शीघ्र प्रक्रिया के परिणाम का संचित रूप है, जो कि नवीन शोधकर्ताओं के फलस्वरूप सतत परिवर्तित होता रहता है। तो देखिए इसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, आप बस ध्यान रखिए दो पक्ष हैं, स्थिर पक्ष और गतिशील पक्ष। स्थिर पक्ष में उत्पादन यानी छोटा से ज्ञान या विशेष ज्ञान को संकलित किया जाता है ना, उत्पादन की दृष्टि से हम इसको समझ सकते हैं। बाकी गतिशील पक्ष में गतिशील मतलब प्रायोगिक प्रक्रिया पर आधारित होता है, यहाँ पे आप क्रियाशीलता को महत्व ज़्यादा देते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है, शोध प्रक्रिया चलती रहती है। ये कुछ बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें आगे तो देखिए इसी में अब थोड़ा अगर आप देखें ध्यान से तो ये कुछ एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। इसमें आप देखें तो विज्ञान एक उत्पादन के रूप में दिया है, ठीक है ना, विज्ञान का एक उत्पादन है। तो इसी देखिए इसी के अंतर्गत आ रहा है प्रकृति के अंतर्गत, ठीक है। तो प्रकृति के अंतर्गत ही आप बता सकते हैं कि भाई विज्ञान क्या है, विज्ञान जो है एक क्या है, उत्पादन है, ठीक है, जिसके अंतर्गत तथ्य, प्रत्यय, नियम, सिद्धांत, मान्यताएं और विचारधाराएं आती हैं। वैज्ञानिक प्रक्रिया यह आपका दूसरा पक्ष कहता है ना। तो इसके अंतर्गत तथ्यों को निश्चित करने के लिए तरीका, वैज्ञानिक विधियाँ, वैज्ञानिक मानसिकता व व्यवहार सम्मिलित होते हैं, ठीक। साथ ही अगर आप देखें तो भाई इसके साथ ही अगर आप देखते हैं, एक सेकेंड, तो देखिए इसके साथ ही अगर आप देखें
तो इस प्रकार इन दोनों ही पक्षों का अपना अपना महत्व है, परंतु विज्ञान के उच्च उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमें इस प्रक्रिया पक्ष पर अधिक बल देना चाहिए। इसके बाद देखिए थोड़ा आगे देखें तो विज्ञान के 3 आधारभूत सिद्धांत निम्नलिखित हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख सकते हैं उसके साथ, है ना। तो विज्ञान के 3 आधारभूत सिद्धांत, एक तो संचय एवं सुव्यवस्थित ज्ञान के अंश, यानी संचय और सुव्यवस्थित ज्ञान, अन्वेषण की वैज्ञानिक विधि और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अथवा अभिवृत्ति। तो आपको 3 चीज़ याद रखनी है, तो संचय और सुव्यवस्थित ज्ञान करना, ठीक है, ये इसके क्या 3 आधारभूत सिद्धांत हैं विज्ञान के। और अन्वेषण की वैज्ञानिक विधि, अन्वेषण करना यानी खोज की वैज्ञानिक विधि, इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण या अभिवृत्ति, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए, 3 महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत हैं कि संचय करना या सुव्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करना और अन्वेषण की वैज्ञानिक विधि, साथ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना, ठीक है। इसका रेखा चित्र भी समझ सकते हैं हम। बीच में देखिए ये विज्ञान दिया हुआ है, पास में लिखा है प्राकृतिक विज्ञान और समाज विज्ञान, साथ में देखिए इसमें भौतिक, गणित, रसायन विज्ञान, सिद्धांत, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान क्या प्रकृति, यानी विज्ञान इन सभी विषयों से भी संबंधित होता है कहीं ना कहीं। इन सभी विषयों में विज्ञान कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत दिखाई जरूर देगा, ठीक है, सभी इनसे संबंधित होता है। चलिए आइए देखिए आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए अब आपको एक जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा है कि क्या लिखा है भाई, देखिए आप देखेंगे कि आज के जीवन में विज्ञान का महत्व किस प्रकार है, ठीक है। इसकी विद्यालय आवश्यकताओं पर प्रकाश डालिए भाई, किस तरह का इसका महत्व और विद्यालय में किस तरह से ये आवश्यक है या बच्चों के लिए आवश्यक होगा, ठीक है ना। तो देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप थोड़ा बहुत लिख सकते हैं भाई 21वीं सदी में जीवन यापन कर रहे, 21वीं सदी में, सदी जो है वैज्ञानिक युग वाली सदी है। आज हमारे चारों ओर भाई केवल विज्ञान ही विज्ञान छाया हुआ है, चाहे खाने पीने की बात हो, रहने सहने की, लिखने पढ़ने, यात्रा, उद्योग धंधे, कला, साहित्य आदि किसी भी प्रकार के कोई भी कार्य हो, घर बैठे आप संपर्क किसी से भी करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं दूर दराज तक। तो ये सभी घटनाएं जो हो रही हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं हमारे जीवन के लिए, ठीक है ना। मतलब विज्ञान हमारे जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। अब लेकिन अब देखें तो भाई ये कहाँ कहाँ पे इसकी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, विद्यालय में क्यों इतना आवश्यक हो गया है ये, तो वो अगर हम जाने तो भाई उसके लिए हमें देखना पड़ेगा ये पॉइंट, ठीक है। इसमें लिखा है देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, आप केवल इनके पॉइंट याद रखिए क्यों आवश्यक है। तो पहली चीज़ ये है कि भाई विश्व बंधुत्व की भावना के विकास के लिए, विश्व बंधुत्व का भावना का विकास। तो रेल, वायुयान, रेडियो, टेलीविज़न, दूरभाष आदि साधनों से आपसी संपर्क एवं आदान प्रदान सुलभ होने से सभी देशों की सभ्यता, रहन सहन एवं सोचने विचारने के तरीकों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। मतलब विश्व बंधुत्व की भावना का विकास कैसे कि भाई हम जो है दूर दराज तक भी आसानी से जा सकते हैं, बड़ी बड़ी दूरियां कई छोटे टाइम में जो है आसानी से हम पहुँच जाते हैं और अपने लोगों से, अपने करीबियों से मिल सकते हैं, दूसरी संस्कृतियों को हम समझते हैं, दूसरे देश के लोग अपनी संस्कृति को समझते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा काम हो गया है जिससे हम दूर दराज की भी बातों को समझ सकते हैं, सभ्यताओं को समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे अब नई भावना का विकास होता है। इसके बाद शक्ति के साधनों का विकास, भाई विज्ञान ने जो है बड़े बड़े शक्ति के साधनों का भी विकास किया है, जैसे विद्युत शक्ति विकास की जननी है। विद्युत जो है ना वो शक्ति क्या है, विकास की जननी है। कोक एवं पेट्रोलियम शक्ति के लिए महत्वपूर्ण हो गया ईंधन, सौर ऊर्जा, ठीक है, जल ऊर्जा, ये सभी जो बनाई जा रही हैं ये भी एक तरह शक्ति तो है पूरी। मतलब ऊर्जा का विकास पूरा किससे हुआ है, विज्ञान से हुआ है, ठीक है। तो विज्ञान ने काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया है हमारे उद्योग धंधों में, ठीक है ना। साथ ही लिख सकते हैं अंतरिक्ष का ज्ञान, विज्ञान से भी आज जो है मानव चंद्रमा तक भी पहुंच गया है, ठीक है। विश्व के सभी ग्रहों की जानकारी हमें विज्ञान के माध्यम से मिल जाती है, कौन सा उपग्रह कब यहाँ पे उड़ान भरी है, ठीक, किस देश ने क्या लॉन्च कर दिया, ये सब चीज़ों के बारे में मिल जाता है ज्ञान। तो अंतरिक्ष के बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। साथ ही देखें तो भाई कि चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति, तो भाई चिकित्सा के क्षेत्र में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हर तरह की बीमारी का इलाज संभव हो गया है। साथ ही आप देखें औद्योगिक विकास में तीव्रता, तो उद्योगों के विकास में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे विज्ञान ने निभाया है। देखिए ये छोटा मोटा जो विज्ञान का निबंध हम लिखते थे वही है सब कुछ। कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, ठीक है, अवकाश में वृद्धि, यानी विज्ञान ने मनुष्य को हाथ के श्रम से मुक्ति दे दी। अब भाई सभी काम आसानी से हो जाते हैं, थोड़ा बहुत आराम भी मिल जाता है व्यक्ति को, है ना। तो ये सभी चीज़ें क्या विज्ञान ने ही संभव बनाई हैं। साथ में हम देखें तो नैतिक मूल्यों में वृद्धि, तो नैतिक मूल्य कैसे, कोई प्रकृति में व्याप्त अद्भुत व्यवस्था को नियमितता की जानकारी ज्यों ज्यों बढ़ रही है, मानव मस्तिष्क आश्चर्यचकित हो रहा है। भाई देखिए क्या हो रहा है, प्रकृति संबंधित बहुत सारा ज्ञान जो है मानव जो है प्राप्त करता जा रहा है। तो इसके बाद जैसे जैसे इसमें वृद्धि हो रही है भाई मानव मस्तिष्क आश्चर्यचकित हो रहा है। ये अनुमान लगाना अब अधिक न्याय संगत लग रहा है कि ये सब बिना किसी संचालक के संभव नहीं है। यानी नैतिक मूल्यों की वृद्धि का मतलब ये है कि भाई परमेश्वर की शक्ति कहीं ना कहीं यहाँ पे है, यानी कि विज्ञान जो है आपको भाई
विज्ञान ने देखिए प्रकृति और परमेश्वर के प्रति आस्था में वृद्धि की, यानी आप विज्ञान से ही जो है ये संभव कर पाए, भगवान कहीं ना कहीं है और परमेश्वर के माध्यम से जो अपनी प्रकृति उसका संचालन हो रहा है। तो ये नैतिक मूल्यों का ही विकास कर रहा है विज्ञान। साथ ही अनुशासनात्मक तथा नागरिक मूल्यों में वृद्धि। तो देखिए विज्ञान ने मनुष्य के दृष्टिकोण में व्यापकता एवं क्रमबद्धता प्रदान की है। मनुष्य कि भाई दृष्टिकोण काफ़ी व्यापक हुआ है ना, क्रमबद्धता आई है मानव के मस्तिष्क में सोचने विचारने में। ठीक है, तो ये क्या अनुशासन ही तो है, नागरिक के मूल्य बढ़े हैं इससे। विज्ञान के नागरिकों में अंधविश्वास को दूर कर बृहद दृष्टिकोण अपनाने में सहायता प्रदान की है। तो विज्ञान ने क्या किया है भाई, नागरिकों में अंधविश्वास को दूर कर बृहद दृष्टिकोण अपनाने में सहायता प्रदान की है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो और भी ज़्यादा काम जो है यहाँ पे किया गया है। ठीक है ना, जैसे छोटा सा काम होता है कि सांस्कृतिक महत्व भी है इसका। तो विज्ञान ने हमारे जीवन दर्शन को प्रभावित करके उसे नवीन दिशा प्रदान की है। व्यक्ति का रहन सहन विज्ञान से प्रभावित हुआ है काफ़ी ज़्यादा, इसी की सहायता से उसका जीवन सुविधाजनक काफ़ी अच्छा हो गया है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो योगदान है विज्ञान ने अपने मानव जीवन में निभाया है। तो देखिए भाई आज हम जो है ना इतनी ही मेथड को पढ़ेंगे, यानी 2 ही क्वेश्चन अब हम करेंगे। आपको यदि वीडियो देखिए पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन मतलब जो अगली जो वीडियोस है वो आपको कल मिल जाएगी, क्योंकि आज हम 2 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, बाकी कल जो है कंप्लीट इसको हम कर देंगे। ठीक है, तो आपका पेपर 25 तारीख का काफ़ी अच्छा जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।